So listen ninjas, very honestly if I have to say one word, कोई स्पेसिफिक आपके आईसीएसई बोर्ड की तरफ से नहीं आता है कि किसका कितना वेटेज है, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, ना पढ़ने वाला है कि मैम मेरा तो प्लान भी नहीं है, कोई बात नहीं मैम, मम्मी पापा कुछ ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं और बस मेरे आप एक ऐसी यूनिट बना दो, मैं 2 दिन पढ़ लूँगा बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, तो उनके लिए ये वाली यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी का डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किडनी का जो हमने टीएस करा हुआ है ना, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। पैटर्न क्या फॉलो करोगे कि पहले आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ोगे, उसके बाद आप आएंगे प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर, बेसिक बायोलॉजी के ऊपर, एंड देन यू कैन जंप टू पॉल्यूशन सीधा। ये दोनों यूनिट्स लास्ट में करना। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यही तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी, तो इस यूनिट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्योंकि आप देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम बैक टू आईसीएसई वाला। माय नेम इज उपासना एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। सो आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, मैम ये बता दो एटलीस्ट बायोलॉजी में, एंड सारे सब्जेक्ट्स में ही आप जानना चाहते हो। सो लिसन निंजास, वेरी ऑनेस्टली इफ आई हैव टू से वन वर्ड, कोई स्पेसिफिक आपके आईसीएसई बोर्ड की तरफ से नहीं आता है कि किसका कितना वेटेज है, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। तो यहाँ पर जो डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है दैट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस जो सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर, स्पेसिमेन पेपर है। सो डेफिनेटली आपको इस वीडियो से एक आइडिया लगने वाला है कि जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं करी है ना, वो कौन सी यूनिट सबसे पहले पढ़े, तो हो जाएगा बेनिफिट, है ना। आपको एटलीस्ट ये बता दिया जाए, देखो जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वो तो सारे चैप्टर्स पढ़ता है, वो शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ डिटेल में पढ़ता है, चाहे फिर वो चैप्टर 5 नंबर का आ रहा हो या फिर 10 नंबर का आ रहा हो। बट यहाँ पर एक रफ आइडिया मैं तुमको देने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के आ सकते हैं और कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। हाईएस्ट वेटेज की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट वेटेज आप खुद लगा लेना, मैंने तो यहाँ पर आपको एक आइडिया दे दिया कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आने वाली है। ये 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा क्योंकि आपको चॉइस भी मिलती है ना, तो चॉइस वाले क्वेश्चंस ऐड करके बता रही हूँ, यानी कि 100। वैसे आपको पेपर 80 का होगा, बट आप जब टोटल करोगे तो रफली 100 बैठेगा, रफली बैठेगा क्योंकि ऑन एन एवरेज आई एम गोइंग टू टेल यू कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी पहली यूनिट बायोलॉजी की, दैट इज बेसिक बायोलॉजी, जिसमें आपका चैप्टर आता है एक तो सेल साइकिल, सेल डिवीजन, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और जेनेटिक्स। कुछ पब्लिशर्स में चैप्टर्स अलग अलग दिए हुए हैं, कुछ में कंबाइंड दिए हुए हैं, डू नॉट वरी। अगर मैं पूरी इस यूनिट की बात करूं तो 12 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आएंगे किसी भी तरीके से आएंगे, एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन, रीजन, ट्रू, फॉल्स, एंड आपके जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो 12 नंबर की पहली वाली यूनिट हो गई। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी से अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैम क्यों पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी बोर हो जाता है। आप इसको किसी भी हाल में स्किप नहीं कर सकते हो। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, चाहे तो माइंड मैप ले लो जो हमने माइंड मैप सीरीज करी है, या फिर लेजेंड ले लो, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं, तो उससे आइडिया लगाओ कि इसमें से तो अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इन चारों में से सबसे कम वेटेज पर आता है। ये चैप्टर इन चारों में से सबसे कम वेटेज पर है, यानी कि यहां से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज द रूट स्ट्रक्चर, जो रूट वाला डायग्राम है। डायग्राम वाली वीडियो एक अलग से बना रही हूँ, वो भी आपको मिल जाएगी, कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, किस तरीके से आ सकते हैं। बट एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में जो रूट के कैरेक्टर्स हैं पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, एंड व्हाट इज द मेन डायग्राम, रूट हेयर का जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपिरेशन के जो प्रोसेसेस हैं, ट्रांसपिरेशन के इफेक्ट्स, ट्रांसपिरेशन में लीफ का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स चाहते हैं कि वो ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना करें, तो कौन कौन से अडेप्टेशंस प्लांट्स ने करे हैं कि ट्रांसपिरेशन अवॉइड कर सके। उसके बाद फोटोसिंथेसिस, टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड इसमें जो तुम्हारा लाइट इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन है, लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल पड़ता है, जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, वहां पर तुम अटक सकते हो, तो उसको छोड़ना नहीं है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, एक बार इसका वन शॉट देख लो, किताब भी नहीं उठाओगे तो चल जाएगा, बुक रीडिंग नहीं करोगे तो चल जाएगा, वन शॉट देखो लेजेंड वाला, और उसके बाद ना जो आपके बुक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो लगा लो, उससे ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट ये 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले, इसमें से इसका थोड़ा वेटेज कम हो जाता है। तो ये 2 यूनिट क्लियर हो गई। अब आ जाओ बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, ना पढ़ने वाला है कि मैम मेरा तो प्लान भी नहीं है, कोई बात नहीं मैम, मम्मी पापा कुछ ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं और बस मेरे आप एक ऐसी यूनिट बना दो, मैं 2 दिन पढ़ लूँगा बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता हूँ,
तो उनके लिए ये वाली यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंस ऑर्गन्स चैप्टर घोल के पी जाइए, मतलब लाइक लिटरली घोल के पी जाइए। सेंस ऑर्गन्स लाइक हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सेंस ऑर्गन्स में बनते हैं, हर तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आंखों का स्ट्रक्चर, ईयर का स्ट्रक्चर, दोनों के ऑर्गन्स, दोनों ऑर्गन्स की फंक्शनिंग, दोनों ऑर्गन्स के डायग्राम्स और उनके मेन पार्ट्स और उनकी लेबलिंग, हर एक लेबलिंग का फंक्शन। तो एक तो ये वाला डायमीटर हमने कवर किया कि आंखों का डायग्राम, आंखों का स्ट्रक्चर, ईयर का डायग्राम, ठीक है, उनकी लेबलिंग्स और सारी लेबलिंग्स के फंक्शंस। अब आ जाओ डिफेक्ट्स के ऊपर। आंखों के जो डिफेक्ट्स हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए, उनकी करेक्शंस है, वहां से 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ईयर वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बैलेंसिंग और हियरिंग दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड ईयर काम कैसे करता है, यूस्टैशियन ट्यूब वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस क्वेश्चन है आई वुड से, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि तुम सोच के बैठो कि मैं पूरा डायग्राम रट जाता हूं, ऐसे करके मैंने दिमाग में स्कैन कर लिया और पेपर में बना दिया है। द मोर चांसेस, क्योंकि हम कॉम्पिटेंसी बेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कॉम्पिटेंसी बेस में ज्यादा चांसेस पता है किस चीज के हैं, कि आपको एक सिनेरियो क्रिएट किया जाएगा कि एक बच्चा है या कोई भी पर्सन है, वो दूर का देखना चाह रहा है या वो पास का देखना चाह रहा है, बट देख नहीं पा रहा है। दूर का नहीं देख पा रहा तो क्या डिफेक्ट है, क्या करेक्शन है, क्या सजेस्ट किया जाएगा, और अगर पास का नहीं देख पा रहा है तो क्या डिफेक्ट है, क्या करेक्शन की जा सकती है। उनके डायग्राम्स बनाइए, रे डायग्राम्स बनाइए और करेक्शन होते हुए दिखाइए। देन आ जाइए आप रॉड और कॉन्सेल्स, मतलब रेटिना के ऊपर जो रॉड और कॉन्सेल्स है वो क्या काम करते हैं। रॉड सेल्स और कॉन्सेल्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। नाउ एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू इट इज बेस्ड ऑन जितना भी अभी हमने डेटा कलेक्ट किया, जितना मैंने डेटा अभी स्पेसिमेन पेपर को देखते हुए, सैम्पल पेपर को देखते हुए कलेक्ट किया है, तो इट इज एनालिसिस बाय मी एंड डिफरेंट सोर्सेज ऑल्सो। तो आप इससे एक आइडिया लेकर अपने पेपर में 70 के आसपास नंबर ला सकते हैं, जो मैं कहूं उस हिसाब से चलो तो भी 70 के अराउंड, ठीक है। नाउ 70 ज्यादा बोल दिया वैसे, 60 के अराउंड, ठीक है। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आएगा बनाने के लिए, बहुत ही कम देखा है कि पूरा का पूरा डायग्राम आ जाए, बट उल्टा आ सकता है, डायग्राम दे दिया बट ब्लैंक डायग्राम है, लेबलिंग करो, या लेबलिंग में कुछ XYZ कर दिया और आपको आइडेंटिफाई करके उसका फंक्शन करना है। या फिर कोई बीमारी दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि अगर हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो रहा है या ये वाली बीमारी हो रही है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर कोई भी प्रॉब्लम अगर आ सकती है हार्ट की, सो आपको यहाँ पर बताना होगा कि कौन सी आर्टरी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कोरोनरी आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल है ना, अगर वहां पर क्लॉटिंग हो जाए तो क्या होता है, यू हैव टू टेल दैट। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी का डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किडनी का जो हमने TS करा हुआ है ना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। किडनी के सारे कॉर्टेक्स मेड्यूला डायग्राम वाला पोर्शन इसमें से आता है, एंड XYZ करके अगेन उससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो किडनी का डायग्राम अगेन इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम से। यूरिनरी सिस्टम से ज्यादा, जैसे जो यूरिन फॉर्मेशन है, जो नेफ्रॉन का डायग्राम है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर किडनी वाला डायग्राम है, किडनी का जो TS है। उसके बाद नर्वस सिस्टम से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। रिफ्लेक्स आर्क मिस नहीं करना है, स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स आर्क कैसे काम करता है ये मिस नहीं करना है। इस बार नर्वस सिस्टम में से रिफ्लेक्स आर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ, नर्वस सिस्टम में रिफ्लेक्स आर्क नहीं भूलना है। ऐसा नहीं है और चीजें नहीं करेंगे, बट रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्सेस, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, कंडीशन रिफ्लेक्स, नेचुरल रिफ्लेक्स, सारे पता होने चाहिए। 2 टाइप के रिफ्लेक्सेस पढ़े हैं ना आपने, कंडीशन रिफ्लेक्सेस और जो आपने पावलोव डॉग वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, और इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, जो एक बच्चे के अंदर होते हैं ऑलरेडी, नेचुरल रिफ्लेक्सेस जिनको हम बोलते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। अब आ जाओ एंडोक्राइन सिस्टम पर। ग्लैंड्स की लोकेशन और उनका फंक्शन, ऑल ग्लैंड्स आर इंपॉर्टेंट, कोई भी ग्लैंड कम इंपॉर्टेंट नहीं है। उनकी बीमारियां याद कर लीजिए आप, जितने भी माइंड में भी लेजेंड सीरीज में जाकर देखेंगे, मैंने ट्रिक्स बताई हुई है बीमारियों के सिम्टम्स याद करने के लिए। जैसे याद करो, हमने कुशिंग सिंड्रोम पढ़ा है, हमने एडिसन्स डिसीज पढ़ा है, तो उसको याद हमने बहुत अच्छे से करा है, तो कोई रट्टे मार वाली चीज नहीं है, आपको आसानी से समझ आएगा। मैं अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो उसके अंदर अगेन द डायग्राम्स एंड देयर फंक्शनिंग्स आर इंपॉर्टेंट। एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या पढ़ना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल में थोड़ा ऐड हो जाता है क्योंकि हम इम्प्लांटेशन जेस्टेशन की बात करते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन जैसे होता है, वो सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। ओके,
सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड ग्रुप है और आरएच वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना, उस वो हम बहुत डिटेल में समझते हैं बैच में। बट आपको सिर्फ वो जो टेबल दी हुई है ना ब्लड ग्रुप्स वाली, जस्ट फोकस ऑन दैट टेबल कि कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा रेसिपिएंट है, एंड एंटीजन वाला कॉन्सेप्ट। और आरएच एंटीजन वाले में भी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गिव इट अ गुड रीडिंग फ्रॉम द बुक। ओके, ज़्यादा बैठ के प्रैक्टिस मत करना, अगर ए ने बी को दिया, बी ने ए को दिया तो क्या होगा, इतना ज़्यादा आपको डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आने वाले। हो गया 45 44 लगभग इतने मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। फिर आ जाओ पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो आप इस पे पॉपुलेशन और ह्यूमन एवोल्यूशन इनको लास्ट में कर सकते हो, दोनों को। जैसे स्पेसिमेन पेपर में अगर मैं देखूं तो पॉपुलेशन से तो ज्यादा क्वेश्चंस आए ही नहीं है, बट ऑन एन एवरेज वी आर गोइंग टू कंसीडर कि 5 से 8 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगेन आई एम सेइंग कि 100 मार्क्स में मैं बता रही हूँ, तो आपको चॉइस भी मिलेगी। बट आप पैटर्न क्या फॉलो करोगे कि पहले आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ोगे, उसके बाद आप आएंगे प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर, बेसिक बायोलॉजी के ऊपर, एंड देन यू कैन जंप टू पॉल्यूशन सीधा। ये दोनों यूनिट्स लास्ट में करना। पॉल्यूशन से अच्छे खासे क्वेश्चंस देखे गए हैं, आसान क्वेश्चंस देखे गए हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में पिक्चर दी हुई है कि एक मछली है जो पानी में है एंड उसने एक मास्क लगाया हुआ है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि वाटर पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आए हुए। कोई भी तरीके का पॉल्यूशन आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपके कॉजेस है ना, एंड कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इफेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत पुराने टॉपिक्स है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो उसको एक गुड रीडिंग आप दे सकते हो। ये स्कोरिंग और आसान चैप्टर है, ध्यान रखना इसको, पॉल्यूशन वाला, ठीक है। सो इफेक्ट एंड कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, देन वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, एंड क्लाइमेट इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये इसको बुक में से रीड कर लेंगे या फिर वन शॉट देख लेंगे। अब आ जाओ ह्यूमन एवोल्यूशन और पॉपुलेशन, इसको कैसे करें। पॉपुलेशन का वन शॉट देखेंगे, काम खत्म हो जाएगा। एंड पॉपुलेशन में से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, डेफिनेशंस आ सकती हैं इसमें से कि डेमोग्राफी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको आ जाएगी। एंड व्हाट आर द रीजन ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन, वर्ल्ड के लेवल पर क्या रीजन हो सकते हैं, और इंडिया का जो राइजिंग पॉपुलेशन हुआ है उसमें क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। पॉपुलेशन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मैम हमको डेट्स याद करनी है। अभी तक ऐसा डेट वाला क्वेश्चन नहीं देखा गया है कि आपसे पूछा जाए कौन से साल में कितनी बिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी। तो आई वुड सजेस्ट कि उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है कि आप पॉपुलेशन की डेट्स याद करने बैठे, कौन सी ईयर में कितनी पॉपुलेशन है। एक ट्रिक अगेन आपको क्लास में बताई गई है, अगर अभी नहीं देखी है तो आप लेजेंड सीरीज में आकर देख सकते हो, इसी चैनल पर डली हुई है। तो ट्रिक की हेल्प से आप डेटा याद कर सकते हो, बट वो लास्ट मिनट वाली चीज होगी कि आपने लास्ट मिनट देख लिया डेटा क्या है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डेटा स्किप भी कर सकते हो, ऑनेस्टली बोलूं तो, ठीक है। ह्यूमन एवोल्यूशन, डार्विन और लेमार्क के काम में क्या डिफरेंस था, उनकी थियरीज में क्या डिफरेंस था। उसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन कौन कौन से हैं, नाम याद होने चाहिए। ह्यूमन एवोल्यूशन अलॉन्ग टाइम, विद टाइम क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन से स्टेजेस आए हैं, ठीक है। ड्रायोपिथिकस, ऑस्ट्रालोपिथिकस, तो उनके वो तो मज़ा आता है ये तो पढ़ने में, है ना, तो इसका भी एक वन शॉट देखेंगे। बट अगर मैं बात करूँ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब डार्विन के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, लेमार्क के ऊपर क्वेश्चन बनता है, और एक इसमें वो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वाला क्वेश्चन है, पेपरमोथ वाला, है ना, तो वो आपको एक बार रीड कर लेना है। कम क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, तो आप समझ जाओ, है ना, ठीक है। सो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा आपको और किसी चीज़ की नीड है। पढ़ना तो है, पढ़ने से नहीं भाग सकते हो, पढ़ना पड़ेगा, बट किस पैटर्न में आप पढ़े ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि पहले आप स्टार्ट करेंगे, फिर से बोल रही हूँ, पहले ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यही तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी, तो इस यूनिट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि आप देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। फिर हम सीधा जंप करते हैं हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर। ये दोनों यूनिट्स हो गई तो कम से कम आपके 30-40 नंबर पक्के पूरे, है ना, क्योंकि चॉइस भी आएगी, कुछ आप छोड़कर भी आओगे, तो 40 मार्क्स आपके 40-45 मार्क्स इन दोनों यूनिट को कंबाइन करके इतने 100% आ जाएंगे, मतलब कंप्लीटली आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपकी बची कुछ यूनिट से, बच्चे बच्चे वाली यूनिट से। ऑलराइट, सो आई होप दिस हेल्प्ड। ड्रॉप ऑरेंज हार्ट्स इन द कमेंट सेक्शन। जो भी विक्ट्री बैच के बच्चे हैं, दे नो दैट हाउ मच आई लव ऑरेंज हार्ट्स। नाउ आई एम एंडिंग, एंड आपके लिए बहुत कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वाली वीडियो भी आ जाएगी, एंड डायग्राम वाली वीडियो भी आपके लिए आ जाएगी, डू नॉट वरी। एंड आई गेस दिस इज इनफ, ठीक है। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत से नहीं बचना है, अभी तो बिल्कुल नहीं बचना है, अभी टाइम है। दिस इज द टाइम, बोलते हैं ना, मतलब बिल्कुल खेल बदल गया, जज्बात बदल गए, मूवमेंट बदल गया, बिल्कुल वही टाइम है ये, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।